हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी साइंस के तहत। आज हमारा दूसरा चैप्टर होगा। पहला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस पार्ट का हम लोग एक्सप्लेनेशन विथ 50 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस कई एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं उन सभी का डिस्कस हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग चैप्टर का एक ओवरव्यू 10 से 12 मिनट का ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे। तो विथ एमसीक्यू हमारा है ये। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक रूप से पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ जिन्हें प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और एक होता है हमारा मिक्सचर जिसे मिश्रण भी कहते हैं। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थों को बोलते हैं जो एक ही प्रकार के घटक कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी एक ही प्रकार के कण होने चाहिए। जैसे लोहा तो केवल लोहे के कण होने चाहिए, नमक तो केवल नमक के कण होने चाहिए, उसमें कोई भी दो प्रकार के कण नहीं होने चाहिए। मिश्रण में क्या होता है, जैसे शुद्ध पदार्थ में आपका यौगिक है, कोई तत्व है जैसे H2O और आपका आयरन, यहाँ उदाहरण के लिए। मिश्रण क्या होता है, वैसे पदार्थ जो एक से अधिक प्रकार के घटक कणों से मिलकर बना होता है। यानी इसमें एक से अधिक प्रकार के घटक पाए जाएंगे। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख रहे होंगे रंगों का अलग अलग संयोजन है, इसका मतलब यह एक से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना है। तो यह हुआ आपका पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, जिसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण का परिभाषा आपने देखा। शुद्ध पदार्थ के घटकों को, यानी शुद्ध पदार्थ जिनसे मिलके बने होते हैं उन्हें घटक कहते हैं। घटकों को रासायनिक अवयवों में, यानी जिससे भी मिलके बना है, जैसे H2O को H और O में भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। रासायनिक विधि द्वारा जरूर अलग किया जा सकता है, लेकिन भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। मिश्रण के अब प्रकार देखते हैं हम लोग। शुद्ध पदार्थ में देखिए मिश्रण, पदार्थ में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो मिश्रण के प्रकार, एक होता है समांगी मिश्रण जिसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। एक होता है विषमांगी मिश्रण जिसे हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है, वैसा मिश्रण जिसके घटक आपस में पूरी तरह से मिले हुए हों, यानी उसमें हम कहीं से भी टेस्ट करें, कहीं से भी चखें तो उसमें बराबर रूप से मिला हुआ होगा, तो समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए आपका चीनी पानी। अब चीनी पानी का घोल बनाने के बाद ऊपर से चखेंगे या नीचे से या बगल से या दाएं बाएं, आपको सभी जगहों पर स्वाद समान मिलेगा। वायु गैसों का मिश्रण है, तो आप कहीं पर का हवा में आप सांस लें, धरती में कहीं पर भी आपको गैसों का मिश्रण, उसमें संघटक समान मिलेंगे। विषमांगी मिश्रण क्या है, वैसा मिश्रण जिसके घटक आपस में पूरी तरह नहीं मिले हों उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए मिक्सचर, आप भुजिया मिक्सचर खाइएगा तो उसमें क्या है कि सभी तक जगह में आपको दाल नहीं मिलेंगे, सभी जगह आपको सेव नहीं मिलेंगे, सभी जगह बादाम नहीं मिलेगा, आपको सभी जगह पर सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी बराबर रूप से। तो यह हुआ आपका विषमांगी मिश्रण। कीचड़ कहीं पर फीका होगा, कहीं गाढ़ा होगा, तो विषमांगी और समांगी मिश्रण आपने देखा उदाहरण सहित। तो मिश्रण के दो प्रकार, समांगी और विषमांगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिश्रण के प्रकारों को हम और भी, समांगी और विषमांगी का भी बंटवारा होता है। समांगी विषमांगी तो है ही। समांगी जो होता है वो होता है विलयन, और विषमांगी होता है उसमें एक आता है कोलॉइड और एक आता है निलंबन। विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं, कोलॉइड के कोलॉइड और निलंबन को सस्पेंशन। विलयन क्या होता है, अगर जो कण साइज है जिससे भी बना हुआ है मिश्रण, कणों का साइज 1 नैनोमीटर से अगर छोटा हो तो विलयन, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो तो कोलाइड, और कण साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो तो निलंबन। निलंबन यानी घुला हुआ नहीं रहेगा, विलयन मतलब घुला हुआ। कोलाइड में घुला हुआ रहेगा लेकिन विलयन जैसा नहीं, पूरी तरह से घुला हुआ नहीं रहेगा। तो ये हुआ आपका मिश्रण के प्रकार कणों के साइज के आधार पर। तो चलिए देखते हैं आगे। अब विलयन जो सॉल्यूशन होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, यानी पूरी तरह से घुले हुए होने चाहिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ। ये पदार्थ ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी, गैस भी, किसी भी प्रकार से मिले हुए हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे द्रव विलयन, चीनी और पानी का विलयन जो है वो द्रव विलयन हुआ आपका, जिसमें चीनी और पानी मिला हुआ आपका होगा। गैस विलयन आपका वायु गैसों का विलयन है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और आपका ठोस विलयन में आ जाएगा मिश्रण, मिश्र धातु जैसे पीतल में आपका जिंक 30% और कॉपर यानी तांबा 70%। तो ये हुए विलयन के कुछ उदाहरण। अब विलयन दो घटक से मिलकर बने होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, पार्टिकुलरली बाइनरी सॉल्यूशंस के, यानी जिसमें दो घटक होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो दो घटक है उसमें से एक होता है विलायक
विलयन का वह घटक जो मात्रा में ज़्यादा होता है। जैसे चीनी पानी में आपका पानी ज़्यादा होगा तो विलायक हुआ आपका पानी। और एक होता है विलेय, विलयन का वह घटक जो मात्रा में कम होता है। तो इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। उदाहरण क्या है, चीनी और जल का विलयन में चीनी विलेय है और जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं, जिसमें आयोडीन विलेय यानी आयोडीन कम है, अल्कोहल विलायक जो अधिक है। कोल्ड ड्रिंक जो होता है, कोल्ड ड्रिंक में तरल में गैस का विलयन है, यानी लिक्विड में गैस वहां डाला हुआ है, तो जल आपका हुआ विलायक जो कि लिक्विड है, और कार्बन डाइऑक्साइड विलेय, कार्बन डाइऑक्साइड घोला जाता है। तो ये हुए आपके विलायक और विलेय के उदाहरण। वायु गैसों का एक विलयन होता है जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो नाइट्रोजन विलायक और ऑक्सीजन विलेय होता है। ज़्यादा मात्रा में जो गैसों की बात है उनकी बात की गई है। अब हम लोग देखते हैं विलयन के कुछ गुण। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, इसलिए इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। विलयन अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश को नहीं फैलाते हैं, इसलिए प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रकाश का मार्ग विलयन से होते हुए आपको नजर नहीं आ रहा है। छानने की विधि द्वारा विलयन के घटकों को अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात विलयन अस्थायी होते हैं, इनके घटकों को छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये हुए विलयन के कुछ गुण। अब किसी विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा जो होती है उसे सांद्रता कहते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन क्या है, एक होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन यानी देहाती में हम कह सकते हैं गाढ़ा विलयन, जिसमें ज्यादा मात्रा में विलेय हो, उसे हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। तनु अर्थात समझने के लिए फीका विलयन, यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम हो। असंतृप्त और संतृप्त, ये आपको जानना है। यदि किसी दिए हुए तापमान में विलयन में और विलेय घोला जा सकता है, इसका मतलब चीनी पानी का कोई सॉल्यूशन है और उसमें और चीनी डाला जा सकता है और घोलेगा, इसका मतलब वो संतृप्त नहीं है और वो अभी चीनी ले सकता है, संभव है कि और चीनी वो घोल सकता है, तो वो हुआ असंतृप्त। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा कि उसमें और चीनी डालने से वो घुलेगा ही नहीं, तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। यदि किसी दिए हुए तापमान में किसी विलयन में और विलेय को घोला ही ना जा सके, उसका मैक्सिमम मात्रा प्राप्त कर लिया गया हो, तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो ये हुआ आपका सांद्रता के आधार पर विलयन। अब विलयन की सांद्रता तो हम लोग देख लिए। अब आगे निलंबन की बात करते हैं। निलंबन यानी सस्पेंशन। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी होता था, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ घुलते नहीं और माध्यम में निलंबित मतलब टंगावल रहते हैं एक तरह से, यानी घुलते तो नहीं है। उदाहरण के लिए कीचड़, कीचड़ आपका उदाहरण है जो पूरी तरह से घुला हुआ नहीं रहता है। नदी में बालू और पानी जो है उसका मिश्रण भी जो है वो आपका निलंबन का उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं कीचड़ भी पूरी तरह से मिला हुआ तो नहीं होता है, तो ये हुआ आपका निलंबन। निलंबन के कुछ गुणों की बात करें तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, इनके कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के निलंबित कण प्रकाश के मार्ग को फैला देते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का उदाहरण आप दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, जैसे सुबह के समय जो रोशनी आता है सूर्य से और पेड़ों के माध्यम से गुजरने के बाद वो फैलती हुई नजर आती है। निलंबन के कण कुछ देर शांत छोड़ देने से नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए निलंबन अस्थायी होते हैं, यानी बना के आप ज्यादा देर नहीं रख सकते। तो ये हुआ आपका निलंबन। अब हम लोग देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडल विलयन। ऐसा मिश्रण जिसके कण अत्यधिक छोटे होने के कारण समांगी लगें लेकिन वास्तविकता में विषमांगी हों, उन्हें कोलाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका दूध हो जाएगा, इसका उदाहरण शेविंग क्रीम, कोहरा, कुहासा और धुआं, ये सभी कोलाइडल विलयन है। ये पूरी तरह से बराबर नहीं होते। कोलाइडल विलयन का आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं एनसीईआरटी से। तो कोलाइडल विलयन में जो मात्रा में कम होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था, मात्रा में अधिक परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो आपका द्रव और गैस का एरोसोल, कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस और गैस का एरोसोल, धुआं। गैस और द्रव का बनेगा फोम। द्रव और द्रव का बनेगा इमल्सन यानी दूध या फेस क्रीम। और ठोस और द्रव का बनेगा सोल जैसे कीचड़। गैस और ठोस का बनेगा फोम। और द्रव और ठोस का बनेगा जेल, जेली, पनीर, मक्खन। ठोस का बनेगा आपका दूधिया कांच, रंगीन पत्थर, ये सब बनता है। तो इन्हें आप एनालाइज कर सकते हैं पॉज करके कि कौन सा क्या है। कोलाइडल विलयन की और भी चीज़ों की बात करें तो कोलाइडल विलयन विषमांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइड के कण नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। कोलाइड के कण टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, यानी प्रकाश का मार्ग इसमें दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर यानी दिखाई पड़ता है। कोलाइड के दो घटक होते हैं जैसे विलयन में होते थे, एक परिक्षिप्त प्रावस्था, एक परिक्षेपण माध्यम। यहाँ परिक्षेपण होना चाहिए और परिक्षिप्त, तो आपका लिखा हुआ है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है। प्रावस्था जो कम है, माध्यम जो अधिक है। कोलाइड के घटकों को छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है।
बल्कि अपकेंद्रण विधि द्वारा। अपकेंद्रण विधि जो कि जैसे आप घर में आपका दाल घोटनी मेथड जिसको हम बोल सकते हैं अपना कॉमन लैंग्वेज में, दाल जिससे आप घोटते हैं तो दाल घोटने में क्या होता है, बाहर की ओर बल लगता है। इस तरीके के द्वारा कोलाइडल विलयन के घटकों को अलग किया जा सकता है। जैसे दूध से मक्खन अलग करते हैं, तो इसका उदाहरण आपका वॉशिंग मशीन में आप देखने को मिल सकता है आपका अपकेंद्रण विधि का। अब हम लोग देखते हैं शुद्ध पदार्थों के प्रकार। अभी तक मिश्रण के प्रकार आपने देखा, अब आता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के प्रकारों की बात करें तो एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, यौगिक तत्व को एलिमेंट और यौगिकों को कंपाउंड कहा जाता है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिससे रासायनिक रूप से, रासायनिक प्रक्रिया से अन्य पदार्थ में नहीं तोड़ सकते, वो हुआ आपका तत्व। यौगिक क्या है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। एक खास अनुपात में मिलेगा तभी बनेगा, तो तत्व से आपका यौगिक बना। और तत्व तो वो है जिसे हम लोग रासायनिक विधि द्वारा नहीं तोड़ सकते। तत्व जैसे हाइड्रोजन, जैसे आपका सोडियम, जैसे आपका ऑक्सीजन, कार्बन, एल्युमिनियम और सल्फर, ये सभी बहुत प्रकार के तत्व हैं। कुछ उदाहरणों को आपके पास सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। तत्व यौगिकों में आपका हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक निश्चित अनुपात में मिला के हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसे हम लोग जल कहते हैं। एक हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हुआ मीथेन CH4 और SO2 आपका हुआ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कुछ उदाहरण रहे जो आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। तो शुद्ध पदार्थों में तत्वों के आप प्रकार की बात करें तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं, एक धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या है, धातु तन्य मतलब तने जा सकने वाले तार के रूप में, आघात वर्ध मतलब फैले जा सकने वाले चादर के रूप में या प्लेट के रूप में, तापमान और विद्युत के सुचालक यानी इससे चालन हो सकता है, वे धातु कहलाते हैं। और धातुओं के विपरीत गुण रखने वाले तत्वों को अधातु कहते हैं। तन्य नहीं होगा, आघात वर्ध नहीं होगा, तापमान का चालन नहीं करेगा, बिजली का चालन नहीं करेगा, तो ये अधातु कहलाएंगे। उपधातु क्या है, वैसे तत्व जिनमें कुछ गुण धातु के कुछ गुण अधातु के मतलब बीच वाले जो होते हैं उन्हें उपधातु मेटलोइड कहा जाता है। उदाहरणों की बात करें तो धातु में एल्युमिनियम, धातु में आयरन जिसका सूत्र Fe होता है, अधातुओं में सल्फर, कार्बन, ये अधातु का उदाहरण है। और उपधातु में सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये महत्वपूर्ण उपधातु हैं। तो आप तत्वों में धातु, अधातु, उपधातु का परिभाषा और उदाहरण आपने देखा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तत्वों से संबंधित कुछ तथ्यों को हम देखेंगे। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव होता है, जिसे आप देख सकते हैं पारा किस प्रकार से द्रव होता है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं और शेष मानव निर्मित है। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर से कुछ अधिक तापमान पर, हार्डली 303 यानी हथेली के तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं गैलियम और सीजियम। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं, आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन और नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन। तो ये सभी तत्व आपका कमरे के ताप पर ये गैसें हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये रहे तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य। तो जो आपने पढ़ा वो आप इसका समरी देख सकते हैं थोड़ा बहुत, जो NCERT से एक्सट्रैक्ट करके आपका स्क्रीनशॉट सामने रखा गया है। पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक। मिश्रण का बंटवारा समांगी और विषमांगी। तत्व क्या है, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। यौगिक नियत संगठन, रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विघटित हो सकता है। समांगी समान संगठन, विषमांगी असमान संगठन। उदाहरण है तत्व का कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा। यौगिक का जल, मीथेन, चीनी, नमक। समांगी उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी क्या है, बालू, नमक, चीनी, नमक, चीनी तथा नमक। चीनी तथा नमक हालांकि समांगी ज्यादा है, इसमें उदाहरण इधर होना चाहिए, जल में नमक। और चीनी और नमक बोला है तो चीनी और नमक को आपस में मिलाएंगे तो विषमांगी होगा। लकड़ी, रक्त में तेल, ये सभी विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न इस पाठ का। तो समांगी मिश्रण का एक उदाहरण क्या है, तो समांगी मिश्रण का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी चीनी का घोल, ऑप्शन सी धातु का मिश्र धातु यानी धातुओं से मिला हुआ, ऑप्शन डी रेत और पानी। तो समांगी मिश्रण यानी समान मिले हुए घोल का आपको ऑप्शन बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चीनी का घोल। तो चीनी और पानी का घोल समांगी मिश्रण का एक उदाहरण होता है। और समांगी मिश्रण में पदार्थ एक समान रूप से घुल जाते हैं, चीनी का घोल इसका एक उदाहरण है।
तो दूसरा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण बिस्मांगी है। तो बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए चीनी का घोल, ऑप्शन बी नमक का घोल, ऑप्शन सी तेल और पानी, और ऑप्शन डी हवा। तो इसका सही जवाब आप गेस कर लिए होंगे। इसका सही जवाब आपका है तेल और पानी। तो तेल और पानी पूरी तरह से नहीं घुल पाते हैं, इसी वजह से यह बिस्मांगी है। बिस्मांगी मिश्रण में घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, तेल और पानी अलग रहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, क्रोमेटोग्राफी। ये आपको टेक्स्ट की तरफ नहीं बताया गया था, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है इसलिए शामिल किया गया है। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यह पृथक्करण का एक विधि है। ऑप्शन ए ठोस ठोस को अलग करना, पृथक्करण, ऑप्शन बी गैसों का पृथक्करण, ऑप्शन सी रंगों का पृथक्करण, ऑप्शन डी द्रव गैस पृथक्करण। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो है रंगों का पृथक्करण। तो दो रंग जब आपस में मिल जाते हैं उन्हें अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी नामक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह तकनीक काफ़ी यूजफुल है रंगों को अलग करने के लिए। तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग रंगों को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे स्याही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, मिश्र धातु एक उदाहरण है। मिश्र धातु का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी बिस्मांगी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी तत्व। तो यहाँ मिश्र धातु एक उदाहरण है। मिश्र धातु किसका उदाहरण है यह बात पूछी गई है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा समांगी मिश्रण। तो मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण और एक विलयन अगर होता तो ए और बी या फिर दोनों ऑप्शन होता विलयन के साथ। तो मिश्र धातु जैसे पीतल समांगी मिश्रण का उदाहरण है, जिसमें धातुएं समान रूप से मिलाई जाती हैं, बराबर रूप से, सभी जगह घटकों की मात्रा समान होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, हवा किस प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन ए समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी विस्मांगी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक, और ऑप्शन डी आपका है तत्व। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा समांगी मिश्रण। तो हवा समांगी मिश्रण है क्योंकि इसके घटक एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी गैसें अन्य 1% में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण पृथक्करण के लिए वाष्पीकरण प्रक्रिया का उपयोग करता है। तो तत्वों घटकों को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग किसमें करेंगे। ऑप्शन ए नमक पानी में, ऑप्शन बी तेल पानी में, ऑप्शन सी रेत और पानी में, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नमक और पानी। नमक और पानी का वाष्पीकरण करने से पानी आपका उड़ेगा तो नमक बचेगा। बाकी कोई भी ऑप्शन में कोई एक उड़ के जो बचे वैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाकी का छानन विधि से भी या कोई और विधि से अलग किया जा सकता है। नमक और पानी को वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जाता है, जहां पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक बचा रहता है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7, दूध किस प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन ए समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी विस्मांगी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी तत्व। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वह है विस्मांगी मिश्रण। तो दूध समांगी प्रतीत होता है, लेकिन यह एक विस्मांगी है, सूक्ष्म स्तर पर विस्मांगी है। आपने देखा भी होगा कि दूध को जब आप रात भर रख देंगे तो रात भर रखने के बाद आपका ऊपर के साइड में एक आपका परत जमा हुआ होगा, तो जो कि यह एक विस्मांगी मिश्रण है, इसलिए ऐसा होता है। समांगी मिश्रण होने से कितनों दिन उसे रखें वो उसका परत तो नहीं जमना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कोलॉइड किस प्रकार का मिश्रण है। तो कोलॉइड का मिश्रण का बताना है आपको। ऑप्शन ए समांगी, ऑप्शन बी विस्मांगी, ऑप्शन सी यौगिक, और ऑप्शन डी तत्व। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वो है विस्मांगी। तो दूध एक कोलॉइड है और कोलॉइड विस्मांगी होता है, ये भी आप जानिए। तो कोलॉइड सूक्ष्म स्तर पर विस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। हालांकि पहली नज़र में यह आपको समांगी प्रतीत होगा, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर आप एनालाइज करें, विश्लेषण करें तो यह एक विस्मांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, विलयन का उदाहरण क्या है। तो विलयन का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए चीनी का घोल, ऑप्शन बी तेल और पानी, ऑप्शन सी दूध, और ऑप्शन डी रक्त। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो है चीनी का घोल। तो चीनी का घोल एक विलयन है और विलयन समांगी होता है। वहां आपसे समांगी पूछा गया था, अब विलयन आपका पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कोलॉइड का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी नमक का घोल, ऑप्शन सी दूध, और ऑप्शन डी रेत और पानी। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, सही जवाब आप गेस कर लिए होंगे, कोलॉइड आपका दूध है। तो दूध कोलॉइड का उदाहरण है क्योंकि इसमें छोटे कण एक माध्यम में निलंबित रहते हैं। हालांकि यह निलंबन नहीं है, यहाँ शब्द निलंबित वर्ड किया गया है, इसका यूज किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि यह निलंबन है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से निलंबन का उदाहरण क्या है। निलंबन का आपको उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी चीनी का घोल, ऑप्शन सी धातु का मिश्रण, ऑप्शन डी नमक का घोल। तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसका रक्त। तो निलंबन का उदाहरण है रक्त, और रक्त में ठोस कण निलंबित रहते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 12, कोलॉइड के कण किस आकार के होते हैं। आपसे आकार पूछा गया है, 1 नैनोमीटर से छोटे, 1 से 1000 नैनोमीटर, 100 से 1000 नैनोमीटर, और 1000 नैनोमीटर से बड़े। तो कोलॉइड का
जो साइज है वो आपको टेक्स्ट में बताया गया है। 1 से 1000 नैनोमीटर होना चाहिए। यहाँ गलती से 1000 की जगह में 100 टाइप हो गया है। तो निलंबन कोलॉइड के कण जो होते हैं 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, निलंबन का एक लक्षण क्या है? तो निलंबन का लक्षण आपको बताना है। ऑप्शन ए, कण स्थिर रहते हैं। ऑप्शन बी, कण अलग हो जाते हैं। ऑप्शन सी, कण घुल जाते हैं। और ऑप्शन डी, कण अस्थायी रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कण अलग हो जाते हैं। निलंबन में कण मिलते ही नहीं है, इसलिए तो अलग हो जाते हैं। निलंबन के कण समय के साथ अलग हो जाते हैं, जैसे रेत और पानी। तो इसका अगला प्रश्न है, कौन सा कोलॉइड का प्रकार है? कोलॉइड का आपको प्रकार बताना है। ऑप्शन ए, ठोस तरल। ऑप्शन बी, ठोस गैस। ऑप्शन सी, ठोस गैस और तरल। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो कोलॉइड के आपको प्रकार बताने हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी प्रकार के कोलॉइड पाए जाते हैं। ठोस तरल, ठोस गैस, गैस तरल, सभी प्रकार के हो सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, विलयन में घुलनशील पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो विलयन में घुल जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आप गौर कीजिएगा। ऑप्शन ए, विलायक। ऑप्शन बी, विलेय। ऑप्शन सी, कोलॉइड। और ऑप्शन डी, निलंबन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विलेय। विलेय वो पदार्थ होता है जो मात्रा में कम और विलयन में घुल जाता है। जिसमें घुलता है उसे विलायक कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, कोलॉइड और निलंबन में मुख्य अंतर क्या है? दोनों में खास अंतर बताना है। ऑप्शन ए, आकार का, यानी कणों का आकार का। ऑप्शन बी, रंग का, अर्थात कणों के रंग का। ऑप्शन सी, द्रव्यमान। और ऑप्शन डी, संचारण। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आकार। तो आकार में ही तो मुख्य अंतर है। कोलॉइड और निलंबन का मुख्य अंतर आकार, कणों के आकार से होता है। अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है तो कोलॉइड, और 1000 नैनोमीटर से कणों का साइज बड़ा है तो निलंबन, और 1 नैनोमीटर से छोटा है तो विलयन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु रोधक कोलॉइड है? मतलब वायु रोधी का काम करता है। ऑप्शन ए, धुंध। ऑप्शन बी, दूध। ऑप्शन सी, रक्त। और ऑप्शन डी, रबर। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका है धुंध। तो धुंध एक वायु रोधक कोलॉइड होता है, जिसमें ठोस या तरल कण गैस में निलंबित रहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, विलयन के कण नग्न आंखों से क्यों नहीं देखे जा सकते? ऑप्शन ए, बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन बी, पारदर्शी होते हैं। ऑप्शन सी, अलग हो जाते हैं। ऑप्शन डी, भारी होते हैं। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बहुत छोटे होते हैं। तो विलयन के कण नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, क्योंकि ये कण बहुत छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर से भी छोटे होने के कारण नहीं देखे जा सकते। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, रक्त किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए, कोलॉइड का। ऑप्शन बी, निलंबन। ऑप्शन सी, अस्थायी विलयन। ऑप्शन डी, यौगिक। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कोलॉइड। तो रक्त एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म कण निलंबित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कोलॉइड में टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? तो कोलॉइड में प्रकाश का मार्ग फैलता है, उसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो किस कारण होता है ये पूछा है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी नहीं होगा, बल्कि प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। तो कोलॉइड में कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिससे टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, दूध का प्रकार क्या है? यानी दूध किस प्रकार का विलयन होगा? यह ऑप्शन का आधार पर जाएंगे। ऑप्शन ए, कोलॉइड। ऑप्शन बी, निलंबन। ऑप्शन सी, अस्थायी विलयन। और ऑप्शन डी, यौगिक। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कोलॉइड। तो दूध एक कोलॉइडल विलयन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निलंबन का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए, चाक, पाउडर और पानी। ऑप्शन बी, चीनी और पानी। ऑप्शन सी, दूध। और ऑप्शन डी आपका हवा। तो निलंबन जिसमें पूरी तरह से नहीं घुलेगा, तो आप ऑप्शन गौर कर लिए होंगे, चाक, पाउडर और पानी, यह पूरी तरह से नहीं घुलता है, इसलिए अलग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 23, कोलॉइड के कणों का आकार नग्न आंखों से क्यों नहीं देखा जा सकता? तो विलयन तो 1 नैनोमीटर से कम होने के कारण यहाँ आपका कोलॉइड का पूछा गया है। पारदर्शी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, घने होते हैं, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा बहुत छोटे होते हैं। बस यही कि विलयन से थोड़ा बड़ा होता है। 1 से 100 नैनोमीटर यहाँ लिखा हुआ है, जबकि आपका 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। आपका 1 0 आपका छुटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, ठोस और गैस का कोलाइड, ठोस और गैस का कोलाइड कौन सा है? यानी उदाहरण आपको बताना है। जो टेबल टेक्स्ट में बताया गया है उससे रिलेट है। ऑप्शन ए, धुआं। ऑप्शन बी, दूध। ऑप्शन सी, रक्त। और ऑप्शन डी, हवा। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो है आपका धुआं। तो ठोस और गैस उससे का मिश्रण जो है कोलाइडल मिश्रण, वह आपका है धुआं। तो धुआं ठोस और गैस का कोलाइड है, जिसमें ठोस कण गैस में निलंबित रहते हैं, गैस में ठोस कण निलंबित रहते हैं। आप ध्यान दिए होंगे, जब भी कहीं से आप धुआं अगर कहीं से आ रहा हो और भीगे हुए हाथ से अगर आप धुएं के बीच में अगर आप अपना हाथ रखें, तो आपके हाथ में धुएं के जो कण होंगे, ठोस कण, वे अपने हाथ में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, विलयन और कोलॉइड में क्या अंतर है?
ऑप्शन ए रंग का, ऑप्शन बी पारदर्शिता, ऑप्शन सी कणों का आकार। यह सवाल में दोहराव है। ऑप्शन डी घुलनशीलता। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कणों का आकार। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, टिंडल प्रभाव किस प्रकार के मिश्रण में होता है? तो ऑप्शन ए कोलोइड में, ऑप्शन बी निलंबन में, ऑप्शन सी अस्थायी विलयन में और ऑप्शन डी आपका है यौगिक में। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन के आधार पर कोलोइड। तो कोलोइड में टिंडल प्रभाव होता है, हालांकि निलंबन में भी टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, कोलोइड का एक गुण क्या है? कोलोइड का एक गुण बताना है आपको। ऑप्शन ए अस्थायी, अस्थायी ऑप्शन बी अस्थायी, ऑप्शन सी नग्न आंखों से दिखते हैं, ऑप्शन डी कण घुल जाते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अस्थायी। तो यह अस्थायी होता है, इसमें निलंबन की तरह इसके कण थोड़ी देर छोड़ देने पर यह बैठते नहीं है, इसीलिए यह अस्थायी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए समांगी, ऑप्शन बी विषमांगी, ऑप्शन सी अस्थायी विलयन, ऑप्शन डी यौगिक। सही जवाब है विषमांगी। समांगी प्रतीत होते हुए भी यह विषमांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न 29, दूध में वसा के कण किस प्रकार के हैं? तो दूध में वसा के कण यहाँ पूछा है। ऑप्शन ए बड़े, ऑप्शन बी छोटे, ऑप्शन सी घुलनशील और ऑप्शन डी निलंबित। तो वे किस प्रकार से होते हैं? तो वह होते हैं निलंबित, अर्थात पूरे तरह से घुले हुए नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ निलंबित शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि कोलाइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा मिश्रण विषमांगी नहीं है? तो ऑप्शन का आधार पर जाइएगा। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी रेत और पानी, ऑप्शन सी चीनी का घोल, ऑप्शन डी रक्त। तो कौन विषमांगी नहीं है, अर्थात आपको समांगी पकड़ना है। तो समांगी आपका हुआ चीनी का घोल। बाकी आपका तीनों ऑप्शन तो विषमांगी है। चीनी का घोल समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें कण समान रूप से घुल जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, ठोस तरल कोलोइड का उदाहरण क्या है? ठोस और तरल कोलोइड का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए जेल, ऑप्शन बी धुंध, ऑप्शन सी धुआं और ऑप्शन डी दूध। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो ठोस और तरल का उदाहरण है जेल। ठोस और तरल को मिला के बनता है जेल, जो कि सेमी सॉलिड आप कह सकते हैं, जहां ठोस कण तरल माध्यम में निलंबित रहते हैं, यानी तरल ज्यादा और ठोस कम होगा। क्वेश्चन नंबर 32, तत्व को परिभाषित करने के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए शुद्ध पदार्थ, ऑप्शन बी केवल एक प्रकार के परमाणु, ऑप्शन सी मिश्रित पदार्थ और ऑप्शन डी निलंबित पदार्थ। सही जवाब आपका हो जाएगा केवल एक प्रकार के परमाणु। एक प्रकार के परमाणुओं से मिलने से तत्व का निर्माण होता है। तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसमें केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी तांबा। तो तत्व कौन नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो पानी एक तत्व नहीं है, क्योंकि पानी एक यौगिक है और सोना चांदी और तांबा तत्व है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा यौगिक का उदाहरण है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा, यौगिक का उदाहरण आपको बताना है, तो यौगिक आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात ऑप्शन ए। तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए केवल तत्वों को, ऑप्शन बी केवल यौगिक को, ऑप्शन सी तत्व और यौगिक को और ऑप्शन डी मिश्रण को। तो शुद्ध पदार्थ क्या होगा? सही जवाब गेस कीजिए। सही जवाब आपका होगा इसका तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थों के उदाहरण है। अगला, शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक दोनों हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 36, तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया गया है? यहाँ आपको ऑप्शन के आधार पर जाना है। ऑप्शन में वेरिएशंस मिल सकते हैं, धातु और अधातु में, केवल धातु में, केवल अधातु में और कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन का आधार पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए धातु और अधातु। हालांकि तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में उपधातु का अभाव है, तो आपको चारों ऑप्शन में बेटर ऑप्शन चुनना होता है। तत्वों को मुख्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन वहाँ ऑप्शन का आधार पर आपको धातु अधातु ही था, तो आपको वहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 37, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको उदाहरण में दिखाया गया था। ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी H2SO4 और ऑप्शन डी O2। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो पानी का सूत्र है H2O। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 38, तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी यौगिक। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा परमाणु। तो तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। तत्व में मौजूद सबसे छोटा कण परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका है क्लोरीन, ऑप्शन बी
पारा, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी आयोडीन। तो इसका सही जवाब गेस करेंगे कौन सा, इन चारों में से कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसका सही जवाब आपको गेस करना है। तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है आपका पारा, जो कि एक धातु है। पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भौतिक प्रक्रिया से अलग किए जा सकते हैं यौगिक, निश्चित रासायनिक संरचना होती है यौगिकों की, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वह है निश्चित रासायनिक संगठन संरचना होती है। ऐसे भी आप जानते हैं कि यौगिक का परिभाषा में ही यौगिक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, क्योंकि इन्हें भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यौगिकों में एक खास अनुपात में तत्वों का एक संयोजन होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने तत्व होते हैं? तो इसका सूत्र अगर आपको याद होगा तो आसानी से बना पाएंगे। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी आपका है 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। तो कितने तत्व होते हैं, कितने प्रकार के? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व होते हैं। पूछता कितने परमाणु होते हैं, तो कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, यहाँ 3 हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा पदार्थ यौगिक है? तो आपको यौगिक का उदाहरण देना है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो है पानी। तो पानी एक यौगिक का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए कणों की संख्या, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी परमाणुओं का प्रकार और ऑप्शन डी रासायनिक संरचना। तो इसका सही जवाब है परमाणुओं का प्रकार। क्यों, ये देखते हैं। तत्वों में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, जबकि यौगिक में 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, तब जाके आपका यौगिक प्राप्त होता है। जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल, चूना, ये सभी आपके यौगिक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा तत्व गैस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी आपका हुआ लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है, जो कि सामान्य ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी लोहा। तो इसमें धातु नहीं यानी अधातु आपको पहचानना है। तो अधातु एक ही हीलियम, सोना, चांदी और लोहा तो धातु नजर आ रहे हैं। तो हीलियम एक अधातु और गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 46, तत्व का कौन सा उदाहरण सही है? तो यहाँ तत्व का उदाहरण ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सही जवाब आपका हो जाएगा वो जवाब है आपका लोहा। तो तत्व का उदाहरण, सही उदाहरण आपका लोहा है। पानी, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका उदाहरण हुए यौगिकों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, धातुओं की प्रमुख विशेषता क्या है? धातुओं की विशेषता बताना है। ऑप्शन ए विद्युत प्रवाह के सुचालक, ऑप्शन बी भंगुरता, ऑप्शन सी गैसीय अवस्था, ऑप्शन डी अभिक्रियाशील। तो इसका मेन जो है वो विद्युत प्रवाह के सुचालक, ये बिजली का चालन करते हैं, धातुओं की प्रमुख विशेषता है। धातुएं विद्युत प्रवाह और ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, उपधातु का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी लोहा। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब गेस कर लिए होंगे आप। ऑप्शन ए अर्थात सिलिकॉन उपधातु का उदाहरण है, जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है आपका पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो लिक्विड रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी आपका हो गया वो है क्लोरीन। तो कौन सा धातु अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका सही जवाब आपका है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। तो इसी के साथ आज का हमारा 50 क्वेश्चन और 9 क्लास के एनसीईआरटी विज्ञान के पाठ नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन समेत 50 टॉप क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। आप उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपके कितना सही हुए इसमें आप अंदाज कर सकते हैं। तो इसमें आपका जितना सही होता है उसका आप कमेंट करें, जो भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, पूरा जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो बाकी ज़रूरतमंदों तक इसे शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।